डायबेक्सी एक ऐसा स्टार्टअप था जिसका रेवेन्यू 13 करोड़ और जिसका प्रॉफिट 2.5 करोड़ था। इतने अच्छे फाइनेंशियल्स होने के बावजूद इस स्टार्टअप को शार्क टैंक में एक भी शार्क से फंडिंग नहीं मिलती। जानते हैं कि इन्होंने क्या गलत कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों शार्क्स ने इतने अच्छे बिजनेस में फंडिंग नहीं की। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लो। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। डायबेक्सी ये स्टार्टअप हमारे शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के एपिसोड नंबर 13 के थर्ड पिच में अपीयर हुआ था। ये स्टार्टअप के फाउंडर की बात की जाए तो ये स्टार्टअप के बेसिकली दो फाउंडर्स थे, लोकेंद्र तोमार एंड निशु तोमार। रियल लाइफ में ये हस्बैंड वाइफ है, मतलब कि कपल है। अगर इनके कंपनी इनके प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो ये लोग अपने कंपनी के अंदर दो ब्रांड चलाते हैं, डिट्रोएक्टिव एंड डायबेक्सी। डिट्रोएक्टिव ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि आप डाइट के समय जब होते हो तब जो प्रोडक्ट्स आप खाते हो वो प्रोडक्ट्स डिट्रोएक्टिव बनाती है, मतलब डाइट प्रोडक्ट्स बनाती है, डाइट फूड प्रोडक्ट्स। और अगर डायबेक्सी की बात की जाए तो डायबेक्सी ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि शुगर पेशेंट के लिए होते हैं, मतलब जिनमें शुगर कम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों डाइट के लिए अलग अलग ब्रांड बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये दोनों की रिक्वायरमेंट और मार्केट के जो टारगेट ऑडियंस है वो अलग है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप एक डाइट के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आप ऐसे खाना खाना चाहते हो, ऐसे आपको उस टाइम ऐसे खाने की जरूरत होती है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई हो और कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप शुगर पेशेंट हो तो आपको प्रोटीन और कार्ब से फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके शुगर लेवल से फर्क पड़ता है कि वो शुगर में कितना ज़्यादा हाई है प्रोडक्ट। मतलब कि अगर आपको शुगर पेशेंट के लिए प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें आपको अलग क्राइटेरिया को दिमाग में रखना पड़ेगा, और अगर आप किसी डाइट वाले इंसान के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको अलग क्राइटेरिया दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके लिए इन लोगों ने दो अलग अलग ब्रांड चूज करके रखा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं आ रहा। हमें पता है कि हमें कौन से ब्रांड से क्या मंगाना है और वो ब्रांड क्या चीज बनाता है, कौन से सेक्टर में बनाता है। तो इसकी वजह से कंपनी का सबसे अच्छा मूव था। अगर इनके सेक्टर के बारे में बात की जाए कि कौन से सेक्टर में ऑपरेट करते हैं तो आपको इनके प्रोडक्ट देख के समझ में आ गया होगा कि ये लोग फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में ऑपरेट करते हैं। अगर इनकी सेल्स की बात की जाए तो इन लोग ने अभी तक लगभग 3.5 लाख लोगों को अपना कस्टमर बनाया है, मतलब कि अपने प्रोडक्ट सेल किए हैं थ्रू देयर ओन वेबसाइट एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक बिग बास्केट, जेप्टो एंड ऑल ऑफ देम। अगर इनकी आस्क्ड वैल्यूएशन की बात की जाए तो ये लोग 1.5 करोड़ उठाने आए थे फॉर द एक्सचेंज ऑफ 1% ऑफ द कंपनी, जो कि इनकी कंपनी की वैल्यूएशन को 150 करोड़ लाके रखता है। लेकिन जो इनको फाइनल ऑफर मिला अदर शार्क से वो था 7.5 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब 1.5 करोड़ फॉर 20% ऑफ द इक्विटी, जो कि इनकी कंपनी की वैल्यूएशन को 7.5 करोड़ लाके रखता है। अब यहाँ पे मुझे शार्क्स से एक दिक्कत है, शार्क्स इतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगाते हैं और इतना फालतू दिमाग क्यों लगाते हैं, कई बार स्टार्टअप को लूटने की कोशिश क्यों करते हैं। अगर स्टार्टअप पहले से ही 30 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आता है तो क्या बोलते हैं मालूम, कि आपका प्रॉफिट, अब एक बात बताओ, जो कंपनी 30 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आ रही है मतलब उसका रेवेन्यू 10 से 12 करोड़ होगा। अगर उनका रेवेन्यू 10 से 12 करोड़ है तो उसमें से उनका प्रॉफिट होगा वही कुछ 1 करोड़ से 2 करोड़, वो भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। अगर 2 करोड़ प्रॉफिट है तो लोग क्या बोलेंगे कि आपका प्रॉफिट एबिटा आपका 2 करोड़ है, तो काम करेंगे इसका 4-5 मल्टीपल 10 करोड़ की वैल्यूएशन हम आपको दे देते हैं। और अगर कोई स्टार्टअप बहुत बड़ी वैल्यूएशन लेके आ जाता है तो उसको उनके रेवेन्यू के बेसिस पे देते हैं कि आपका रेवेन्यू 13 करोड़ है तो उसका कुछ 1 टाइम्स 2 टाइम्स आप ले लो। तो मेरा दिमाग खा सकता है कि आप वैल्यूएशन किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो। कभी आप किसी के एबिटा के बेसिस, मतलब प्रॉफिट के बेसिस में कर रहे हो कि प्रॉफिट का 4-5 टाइम कर देते हैं वैल्यूएशन, और कभी आप किसी के रेवेन्यू पे कर रहे हो कि रेवेन्यू को 4-5 टाइम कर देते हैं। आप पहले फिक्स करो साला, जब आपके बस की नहीं होती तो आप उसको क्यों लेते हो शो पे। मैं आपको बताता हूं कि इस प्रोडक्ट को इतना अच्छा रेवेन्यू होने के बाद भी क्यों इनको ऑफर नहीं मिला, इनकी वैल्यूएशन की वजह से। ये लोग अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 150 करोड़ लेके आए थे और इन लोग को ऑफर कितने का मिला था, 8 करोड़ का। ये कोई जस्टिफाई होता है भाई? 1-2%, 1-2 गुना कम करो समझ में आता है, तो साला 10 गुने से ज्यादा हमने कम कर दिया कंपनी की वैल्यूएशन। 150 करोड़ के साला आपने 10 करोड़ की वैल्यूएशन भी नहीं दी, सीधे 7 करोड़ की वैल्यूएशन। 10 करोड़ की देते तो भी वो नहीं लेता, मैं जानता हूँ वो नहीं लेते कभी भी। लोकेंद्र तोमार इतने स्मार्ट तो थे, इसीलिए कंपनी का फाउंडर थे। तो इनको एक ही चीज की वजह से ऑफर नहीं मिली कि इतने ये जो शार्क्स होते हैं वो इतने बड़े बड़े डील्स में कभी कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है। इतने बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, फिर इतने बड़े बड़े जो कंपनीज होती है जिनकी वैल्यूएशन 100 करोड़ 200 करोड़ पहुंच गई होती है, उसमें कभी इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। तो यही रीजन था जिसकी वजह से इनको फंडिंग नहीं मिली, इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। अब जरा समझते हैं कि मुझे क्या लगता है कि इनके प्रोडक्ट में और क्या कमी थी। मैंने 1-2 चीजें नोटिस की हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इनके प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो इनका जो प्रोडक्ट का टेस्ट था, मतलब जो क्वालिटी थी, वो सारे शार्क्स को पसंद आई। तो आई अज्यूम कि इनके प्रोडक्ट में दम है। ठीक है, बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में। तो मुझे इनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग बिल्कुल अनफेयर लगी। ये लोग 500 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं, हमारे मार्केट में 100 रुपए किलो आटा मिलता है। आप 5 गुना महंगा बेच रहे हो। अब इससे होगा क्या कंपनी को? आप बोल रहे हो कंपनी रेवेन्यू कर रही है, मतलब बिक तो रहा है। मैं आपको बताता हूँ,
इन लोग का जो दो ब्रांड चल रहा था, डेट्रोएक्टिव और डाइबेक्सी, पहले 50-50% कंट्रीब्यूट कर रहा था टोटल रेवेन्यू में, लेकिन पिछले साल ये लोग का जो डेट्रोएक्टिव वाला जो ब्रांड था वो सिर्फ 30% रह गया और डाइबेक्सी 70% हो गया। मतलब कि इन लोग का ये जो डाइट वाला प्रोसेस है, ये जो डाइट वाला ब्रांड है, वो बहुत जल्दी जाके फेड हो जाएगा, इनको बंद करना पड़ेगा। लेकिन जो डाइबेक्सी ब्रांड है वो इनका मेन बिजनेस बन सकता है। अब आपको समझ में होगा, डाइबेक्सी ब्रांड शुगर वाले कस्टमर्स को टारगेट करता है। तो अगर आप शुगर वाले कस्टमर्स का चार्ट निकालोगे तो मैक्सिमम कौन से कैटेगरी को शुगर है, क्या लोअर लेवल लोगों को, क्या मिडिल क्लास लोगों को, या फिर अपर क्लास लोगों को, तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम लोगों को जिनको शुगर है वो है मिडिल क्लास पीपल। तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऐसी करनी है कि आप मिडिल क्लास पीपल को कैटर करो। लेकिन अब वो काउंटर में बोलेंगे कि नहीं, हमको मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है, हमें अपर क्लास के लिए बनाना है। तो मैं आपको बताता हूँ, अपर क्लास के लिए यहाँ आता है आपका सेकंड प्रॉब्लम। इतने ज़्यादा कंपटीशन है ना मेरे भाई कि वो लोग कभी भी, पहली बात तो उनका ब्रांड एकदम स्टेबल है, जाने माने ब्रांड है, इनके पास प्रोडक्शन क्वालिटी, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपसे बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अगर आप इनको अपर लेवल पे केटर करना चाहोगे तो ये लोग फटाक से अपना एक ब्रांड निकालेंगे, आपका सेम टू सेम चीज़ें बनाएंगे, सेम टू सेम मटेरियल डालेंगे, अपने ब्रांड से बेचने लगेंगे। और अपर क्लास लोग कभी भी, जो अपर क्लास पीपल होती है, हायर इनकम पीपल, वो एक स्टेबल ब्रांड को ही चूज करती है। ये बात याद रखो, वो हमेशा स्टेबल ब्रांड को ही चूज करेंगे, ये उनका रूल है। वो कभी भी नए प्रोडक्ट्स को आसानी से इस्तेमाल नहीं करते। इसी की वजह से जो महंगे महंगे ब्रांड है वो सस्टेन कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके जो प्रोडक्ट एक बार किसी ने इस्तेमाल किया वो वापस नहीं जाएगा, स्पेशली जो हायर क्लास लोग होते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास पीपल होती है फटाफट स्विच करती रहती है अपने ब्रांड को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर मिडिल क्लास लोगों को केटर करोगे और एक बार सब में फैल जाओगे, एंट्री बैरियर बना दोगे कि ठीक है अब हम इस मार्केट के राजा हैं, मिडिल क्लास में कोई और अंदर नहीं आ सकता, तो मिडिल क्लास लोग कभी भी अपने ब्रांड को जल्दी स्विच तो करेंगे लेकिन आपके साथ लॉयल रहेंगे। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑडियंस है वो भी ज़्यादा है। तो मैं बोलता हूँ आप अपने प्राइस को हाफ पे लाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप अपने प्राइस को हाफ पे लेके आ जाओगे तो आपको स्केलिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद होगी, राइट। आप स्केल कर पाओगे तो आपका जल्दी कोई कंपटीशन भी नहीं आएगा। सेकंड, प्राइसिंग भी अच्छी हो जाएगी तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। थर्ड, कंपटीशन भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही प्राइसिंग रख के स्केल करोगे तो आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ जाएंगे, रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ आप अपने प्रॉफिट को सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये मुझे बहुत बड़ा डाउट है। क्योंकि जब हम कोई भी प्रोडक्ट को या फिर कोई भी कंपनी को स्केल करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि स्केलिंग के टाइम पे अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल रखना। अगर आप ये करने पे फायदेमंद हो गए, ये करने पे या फिर सक्सेसफुल हो गए तो आपका ब्रांड बन जाता है, अदरवाइज आपका ब्रांड कोलैप्स हो जाता है। अगर आप अभी देखोगे बड़े बड़े ब्रांड्स सिर्फ स्केलिंग की वजह से ही डूब रहे हैं, कि उन लोगों ने स्केलिंग के टाइम पे अपने एबिटा, अपने प्रॉफिट को दिमाग में नहीं रखा, सिर्फ स्केल कर दिया, रेवेन्यू बढ़ा दिया नंबर्स में, प्रॉफिट का कोई अता पता नहीं। तो चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि अगर आप ये प्राइसिंग में अपने प्रोडक्ट को स्केल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। आपको अपर क्लास लोगों के लिए करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और अपर क्लास लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्केल भी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उनको कैटर कर लोगे, तो उतना ज़्यादा स्केल भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ प्राइसिंग को कम करो और अच्छे से स्केल करो, जिससे आपका एबिटा बच सके, आपकी कंपनी एक अच्छी सस्टेनेबल ब्रांड बन सके। तो यही था मेरा आज का पूरा लेसन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे एडवाइस अच्छे लगे या फिर गंदे लगे, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर दो, ताकि वो लोग भी आके इस सीरीज को फॉलो कर सके। आई होप कि अगला वीडियो मैं कल फिर से आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्या वो भी वीडियो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, सी यू, सायोनारा।